Hi, good morning my dear students. Welcome you all to my channel Physics in Motion. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हम फ्रिक्शन को रिवाइज करेंगे. दिस इज ए रिवीजन लेक्चर ऑन फ्रिक्शन. तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज व्हाट फ्रिक्शन इज. तो अगर एक सरफेस के ऊपर कोई बॉडी चलती है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए. एक सरफेस के ऊपर कोई बॉडी चलती है तो उसको अपोजिशन मिलता है, और ये अपोजिशन जो है दैट इज ऑलवेज इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट. तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा. फ्रिक्शन, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिए. आप मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, दिस इज ए रफ सरफेस. आप इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इसको मूव करने के लिए. यहां पर मोशन हो या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन हो. ध्यान देना, टेंडेंसी ऑफ मोशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब है बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है, अभी मूव करना नहीं शुरू की. तो अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन है, जब तक टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ध्यान से देखिएगा, जब तक टेंडेंसी ऑफ मोशन है बॉडी रेस्ट में है. उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाती है. जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये काइनेटिक हो गया. मोशन में, रेस्ट में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्टेट में. फिर जब मोशन में आ जाएगी तो काइनेटिक स्टेट में आ जाएगी. तो कुल मिलाकर के जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो बॉडी को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तो जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, ये बॉडी के जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, यहां पर टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, ध्यान देना, अलोंग द टेंजेंट के अलोंग जो अपोजिशन मिलता है, वी कॉल इट फ्रिक्शन. इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू मोशन नहीं बोलना, ध्यान देना, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में उनके अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्रिक्शन. इट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट. क्लियर. अब आपको ये ध्यान देना है कि जब बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन है, यानी हमारी बॉडी रेस्ट में है या स्टैटिक स्टेट में, तो ऐसी कंडीशन में जब टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी तो हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब बॉडी मूव करने लग जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. अब इनमें अंतर क्या है वो समझते हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज कि फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगता है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट. क्लियर. जब बॉडी रेस्ट में होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन. क्लियर. तो क्या होता है स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो याद रखेंगे फ्रिक्शन के दो कॉजेस. पहला, जो ये सरफेस है वो कितने भी स्मूथ क्यों ना नजर आए, यहां कुछ ना कुछ रफनेस होती है. ये जो रफनेस है, इररेगुलरिटीज, वो हर्डल्स की तरह काम करती है जो मोशन को अपोज करता है. क्लियर. दूसरा, जो सरफेसेस हैं कांटेक्ट में, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कांटेक्ट सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फ्रिक्शन. अब यहां पर एक चीज आपको देखना है कि हमारी बॉडी जब रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन. अब इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. इधर आइए. अब मान लीजिए बॉडी रेस्ट में है, तो ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी. ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी. ध्यान रखिएगा, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, जैसे बॉडी रेस्ट में है, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही, और फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही. जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के बराबर है. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि जो बॉडी है इसको मूव करने के लिए आपको मिनिमम फोर्स चाहिए. मान लीजिए स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट मोशन 100 न्यूटन आपको फोर्स चाहिए. एक एग्जांपल से समझाता हूं.
आपको 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब मान लीजिए आपने पहले 5 न्यूटन लगाया, पहले 0 लगाया, 0 यानी कुछ नहीं लगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये एक्सटर्नल फोर्स है आपका, ध्यान से देखिएगा। जब आपने 0 लगाया तो फ्रिक्शन भी 0 है, जब आपने 5 लगाया फ्रिक्शन भी 5 है, आपने 20 लगाया फ्रिक्शन भी 20 है, फ्रिक्शन भी 20 है। जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन है। क्लियर? आप 40 लगाइए फ्रिक्शन भी 40, आप 90 लगाइए फ्रिक्शन भी 90 है। कब तक? जब तक बॉडी मूव करना नहीं शुरू कर देगी। तो कुल मिलाकर के ये जो फोर्स की वैल्यू है जितनी बढ़ेगी फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। तो फोर्स के हिसाब से बढ़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 100 पे बॉडी चलेगी, तो ये फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से बढ़ते बढ़ते 100 तक गया। 100 पे जब बॉडी स्टार्ट करेगी मोशन, रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट होगी, तो अचानक से फ्रिक्शन हल्का सा डाउन होगा और फिर कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू है जिसके बाद बॉडी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट होती है और ये मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। एक बात आपको और ये ध्यान देनी है, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स है आपका और इधर फ्रिक्शन है, ये है वो पॉइंट जहां पर बॉडी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट होती है, यानी एट दिस पॉइंट बॉडी इज इन द वर्ज ऑफ मोशन। इस पॉइंट पे फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब आप देखिए यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। जब बॉडी रेस्ट में थी तो जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन बढ़ेगा। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स 10 रखा तो फ्रिक्शन भी 10 है। तो कहने का मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है याद है आपको? tan थीटा। इस ग्राफ का स्लोप 1 हुआ, यानी ये एंगल 45 डिग्री हुआ। कितना एंगल है ये? 45 डिग्री। अब यहां पे बॉडी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट होगी, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हल्का सा डाउन होगा और कांस्टेंट रहेगा, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इनमें तीनों की वैल्यूज स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। तो स्टैटिक तो हमने पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके बराबर। काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कितनी वैल्यू होती है? म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होता है, दिस इज म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, म्यू स्टैटिक यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू काइनेटिक दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। अब म्यू स्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? और नॉर्मल रिएक्शन शायद आपको याद होगा, इंक्लाइंड सरफेस पे इट इज mg cos थीटा और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इट इज mg इफ थीटा इज 0 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। आप यहां तक नोट भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से करिए। एंड इन केस यू फील लाइक आस्किंग समथिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। ठीक है? और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड लाइक द वीडियो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप इसको रिप्ले करके दोबारा भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, कोई डाउट्स है तो मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी आपकी इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रही है। क्लियर? आपने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, क्लियर। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दिस इज 10 kg बॉडी और आपको साथ में ग्रेविटी की वैल्यू भी दे रखी है कि टेक ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.18। क्लियर, ये आपको दिया हुआ है, समझ में आ रही बात। अब इफ एक्सटर्नल फोर्सेस 10 न्यूटन, फ्रिक्शन इज ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में करिए, आप ऑप्शन आप अपने आप चूज करिए, क्लियर। उसके बाद इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 100 न्यूटन, फ्रिक्शन इज, तीसरा इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 200 न्यूटन, फ्रिक्शन इज डैश डैश, और लास्ट इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 2 न्यूटन, फ्रिक्शन इज। ये 4 पॉइंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, लेट अस फोकस। सपोज करिए ये बॉडी थी, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताइए, mg, मास है 10 और ग्रेविटी भी है 10, तो ये हो गया 100, है ना, पूरा लिखते हैं 10 into 10 एंड दैट बिकम्स 100 न्यूटन। क्लियर, ये एन नॉर्मल रिएक्शन वो न्यूटन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, स्टैटिक मैक्सिमम यानी लिमिटिंग, इसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग, स्टैटिक मैक्सिमम कितना हो गया, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू स्टैटिक कितना है 0.18 इनटू 100, व्हाट इज दैट 18 न्यूटन, दिस इज 0.2, दिस बिकम्स 20 न्यूटन। इसके बाद आपसे पूछा हुआ एफ काइनेटिक, एफ काइनेटिक कितना हो गया, म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 0.18 इनटू 100, तो कितना हो गया 18 न्यूटन। तो अब मुझे क्या पता चला, अगर मान लो क्वेश्चन तो बाद में, अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो, इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 20, जब बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन तो आपके पास यहां पर कितना होगा, दिस इज 20 और ये भी 20। अब यहां पर आप एक्सटर्नल कितना भी बढ़ाते जाइए, ये 20 पे आपका यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, याद आ रहा है, इसके बाद हल्का सा डाउन जाता है और कांस्टेंट रहता है। ये वैल्यू कितनी है 18, कितनी है ये वैल्यू, दिस इज 18। तो दिस वाज द ग्राफ, लेट मी अगेन ड्रॉ इट, दिस इज द ग्राफ, है ना, ये हमारे पास आया। अब आप बताइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है तो बॉडी मोशन में या रेस्ट में, पहले डिसाइड करिए, बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 ही आएगी, 2 वाले की भी फ्रिक्शन की वैल्यू 2 ही आएगी। अगर 100 लगाएंगे न्यूटन तो बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। यहां पर भी बॉडी क्या है, मोशन में। इसका मतलब जब मोशन में होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो कितनी आएगी 18 न्यूटन, यस और नो, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द आंसर, ध्यान रखिएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर फ्रिक्शन होगा जब बॉडी रेस्ट में है, और जब मोशन में है तो जो म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन ये वैल्यू होगी। आई थिंक दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको कॉपी करिए एक बार, फिर हम आगे बात करते हैं। इज दैट ओके? अच्छा, अब आते हैं अपने फॉर्मूला शीट्स पे। अभी हमने देखा बॉडी थी, फोर्स आपने अप्लाई किया, अगर मोशन है या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। टेंडेंसी ऑफ मोशन में बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। और ये ग्राफ आपने स्टडी किया, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन में है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको।
इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन की जो लॉज है वो आपको याद रखने हैं कि क्या क्या बातें याद रखनी। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सरफेसेस के कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। अगली बात, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेसेस, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन की प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अगर आप सरफेस को लुब्रिकेट करते हैं, पॉलिश करते हैं, स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। आई थिंक सो इट्स क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे अब हम। अगर सपोज करिए हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, क्लियर, हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपने यहां पर एक इंक्लिनेशन प्लैंक रखा, फट्टा रखा लकड़ी का, और इसके ऊपर एक बॉडी को रख दिया। अब जब आप इसका इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए, ये इंक्लिनेशन आप बढ़ा रहे हैं, नजर आ रहा है, इंक्लिनेशन आप बढ़ा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉडी अपने आप ही डाउन द प्लेन स्लाइड करने लग जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉडी अपने आप ही डाउन द प्लेन स्लाइड करने लग जाएगी। दैट एंगल इज tan इनवर्स म्यू, ध्यान रखिएगा, म्यू स्टैटिक, tan इनवर्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, यानी मिनिमम एंगल फॉर विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन ऑन इट्स ओन, और अपने आप स्लाइड कर रही, तो किसके कारण स्लाइड कर रही, mg sin थीटा कंपोनेंट के कारण। शायद आपको ध्यान होगा यहां पर mg लगता है, मैं दोबारा बना देता हूं। ये जो कांटेक्ट सरफेसेस होते हैं, कांटेक्ट सरफेसेस, इनके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg cos थीटा के बराबर। ये बातें आपको याद रखनी है कि नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। इधर mg sin थीटा बॉडी को नीचे मूव करने की कोशिश कर रहा है, और इन पर्टिकुलरली जब थीटा की वैल्यू 5 के बराबर होगी तो बॉडी अपने आप ही स्लाइड करेगी डाउन द प्लेन। ये फ्रिक्शन यानी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन को ओवरकम कर जाएगी। भाई सीधी सी बात है, बॉडी को रोक कौन रहा है, बॉडी को कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन यानी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। खींच कौन रहा है, mg sin थीटा। तो अगर mg sin थीटा इस म्यू एन को ओवरकम कर जाएगा तो ऐसी कंडीशन में बॉडी अपने आप ही डाउन द प्लेन स्लाइड कर जाएगी, है ना। दिस एंगल phi फॉर विच बॉडी स्लाइड्स ऑन इट्स ओन वी कॉल इट एंगल ऑफ रिपोज, और इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स म्यू स्टैटिक। कैसे आती है, लेट अस सी। अगर हम यहां पर देखें तो इक्विलिब्रियम अलोंग द प्लेन, अगर हम देखें प्लेन है तो प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम देखें तो mg sin थीटा जो है वो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होना चाहिए, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना। नॉर्मल रिएक्शन शुड बी mg cos थीटा, और म्यू इनटू n, जहां पर म्यू इज स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। स्टैटिक जब हम इस तरह बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। किसकी बात कर रहे होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ये mg sin थीटा है, दोनों को डिवाइड करिए, क्या आ गया यहाँ पर tan थीटा, और यहाँ पर आ गया म्यू स्टैटिक। तो थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स म्यू स्टैटिक। अब यहाँ पर आपने थीटा को फाई लिया है, जब थीटा को फाई लिया है तो सब जगह फाई कर दीजिए, है ना। वी कैन टेक इट एज फाई, नाम कुछ भी रख सकते हैं। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर। तो मिनिमम एंगल जिसे आप बॉडी का इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं, मिनिमम एंगल जिसमें बॉडी अपने आप ही डाउन द प्लेन स्लाइड करे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये बात आपने और ध्यान रखनी है। इसके बाद अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है, ये इंक्लाइन सरफेस है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, फाई इज एंगल ऑफ रिपोज, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ रिपोज कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसी पे क्वेश्चन बना सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, अगर आपका
थीटा लेस देन फाइव, दूसरा केस थीटा इज इक्वल टू फाइव, तीसरा केस थीटा ग्रेटर देन फाइव। तो ऐसी कंडीशन में आपको मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा टू मूव बॉडी डाउन द प्लेन। बॉडी को नीचे मूव करना है तो कितना मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो समझने वाली बात यह है कि जब थीटा की वैल्यू समझने वाली बात यह कि जब थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगी तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। बॉडी अपने आप ही मूव करेगी, बॉडी मूव्स ऑन इट्स ओन। जब थीटा की वैल्यू रिपोज के बराबर है तब भी कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स इज जीरो, बॉडी अपने आप मूव करेगी। ध्यान रखिएगा इन बातों को, बॉडी मूव्स ऑन इट्स ओन। दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? हेलो, जब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है तब भी फोर्स नहीं लगाना, जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तब भी फोर्स नहीं लगाना। लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो कितना लगाना पड़ेगा, यहां देखते हैं, ये बॉडी है, यहां पर मैंने लिखा थीटा इज लेस देन 5। आपको पता है इधर की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा। बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चाहती है, यानी मोशन की टेंडेंसी नीचे। जब नीचे की तरफ मूव करना चाहती है तो फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना क्यों पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप स्लाइड नहीं कर रही। जब बॉडी अपने आप स्लाइड नहीं कर रही तो आपको यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। तो आप देखिए इक्विलिब्रियम बनाइए, एक्सटर्नल फोर्स प्लस में mg sin थीटा। बताओ बेटा, एक्सटर्नल फोर्स प्लस में mg sin थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg cos थीटा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसे इधर ले जाओ तो माइनस mg sin थीटा। आप ध्यान देंगे, कैलकुलेट करिए, एक्सटर्नल फोर्स आ गया आपका mg कॉमन, म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। ये मिनिमम फोर्स है जिस पे बॉडी मूव करना शुरू करेगी। अभी यहाँ पे भी बड़े सारे लॉजिक है, बहुत ध्यान से देखिए पहले यहाँ तक, आई थिंक इट्स क्लियर। तो मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा और वो कितना होगा, mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? अब यहां पर दूसरा लॉजिक क्या है, पहले तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है तो भी फोर्स नहीं चाहिए, ज्यादा है तो भी फोर्स नहीं चाहिए। दोनों में कोई अंतर होगा? यस। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। मतलब क्योंकि ज्यादा कर दिया आपने एंगल, mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है जब रिपोज के बराबर है। अभी जो हमारी कंडीशन है, यहां पर मिनिमम फोर्स जब आपने लगाया तो बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। यहां पर भी ध्यान देना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर फर्स्ट कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मिनिमम से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब मान लो मिनिमम फोर्स, तो आपका एक एग्जांपल लेते हैं 20 न्यूटन और आपने लगा दिया 30, तो 20 चाहिए था कम से कम मूव करने के लिए, आपने लगाया 30, तो एक्स्ट्रा कितना लगाया 10, तो 10 के कारण एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड माइनस मिनिमम जो चाहिए था एक्स्ट्रा फोर्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। दिस वाज द कंडीशन टू मूव द बॉडी डाउन द प्लेन। अलग अलग कंडीशंस और आपको मिनिमम फोर्स कितना चाहिए वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम के बराबर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। और अगर एंगल रिपोज से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम कितना चाहिए और मिनिमम से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा। ऑल दीज थिंग्स, ऑल द कंडीशन शुड बी वेरी क्लियर।
ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस यू फील लाइक कोई डाउट है दोबारा रिप्ले करके देखिए, यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। दिस वाज फॉर डाउन द प्लेन। देखिए ध्यान से, क्लियर है सबको? अब बारी आती है अप द प्लेन। अभी हम डाउन की बात कर रहे थे, अगर हम अप करें, हम कहें भाई बॉडी को, इसी बॉडी को इसी में चेंज करके बताता हूं, इसी बॉडी को डाउन नहीं मूव करना, अप मूव करना है। कहां मूव करना है? अप। अब अप मूव करेंगे तो फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा, बोलो हाँ या ना? एक्सटर्नल फोर्स आपने इधर लगाया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो आप बताओ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? दिस प्लस दिस, मतलब यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, माइनस की जगह क्या आ गया? देखिए प्लस। दूसरी बात, यहां पर इस कंडीशन की भी कोई जरूरत नहीं, थीटा लेस देन रिपोज हो या ग्रेटर देन रिपोज हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऊपर मूव करना है तो फोर्स हमेशा लगाना पड़ेगा, हमेशा। मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 5 है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर? फोर्स लगाना पड़ेगा। थीटा ग्रेटर देन 5 है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर? बॉडी अपने आप ऊपर की तरफ नहीं मूव कर सकती, अपने आप नीचे की तरफ जरूर मूव कर सकती है। तो मतलब फोर्स यहां भी लगाना पड़ेगा, फोर्स यहां भी लगाना पड़ेगा। और हाँ, मिनिमम फोर्स कितना हुआ? प्लस। डाउन की जगह आपने क्या किया? अप द प्लेन। हर केस में फोर्स लगाना है और फोर्स की वैल्यू मिनिमम कितनी चाहिए? दैट इज म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय mg। एंड सेम कॉन्सेप्ट, मिनिमम से ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्स्ट्रा फोर्स माइनस द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। और अगर एक बार आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी आपकी v = u + at, s = ut + ½ at², उन सारी इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल करके। तो जो चीजें पूछी हो वी कैन कैलकुलेट देम। हैव अ फोकस ऑन टू इट, आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से देखिए, फिर हम इसके बाद आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ध्यान से देखिए, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम क्वेश्चन। सपोज करिए मेरे पास ये एक टेबल है, क्लियर? दिस इज ए टेबल और इस टेबल के कॉर्नर पे पुली कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है यहाँ पे? पुली। दिस इज ए पुली। अब इसके बाद यहां पर आपने इस पुली को अटैच कर रखा है, ओके? अब एक रोप यहां जा रही है और वो रोप घूम करके नीचे भी आ रही है। ये रस्सी कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। पुली भी आइडियल है, फ्रिक्शनलेस है, कोई मास नहीं इसका, क्लियर? ये जो ब्लॉक यहां पे रेस्ट कर रही है, दिस इज ऑफ 10 kg। ये ब्लॉक जो नीचे है, दिस इज ऑफ 50 kg। क्वेश्चन में दिया हुआ यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ग्रेविटी इज 10 मीटर/s²। कह रहे फाइंड tension in the string and acceleration of the given system of masses। टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन कितना है? आपको पता है जब बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं तो एक्सेलरेशन सेम होता है, कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता है और टेंशन आपको कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम करेंगे क्या? पहले क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, एक बार ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो को ट्राई करिए, एंड इन केस यू डोंट गेट, we are just going to discuss it soon. Pause the video and try it. ठीक है, स्टार्ट करें। आई होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए जरा, अब इस बॉडी में क्या फोर्स लग रहा है? mg, m is 50, ग्रेविटी is 10 तो 500। अब 500 नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है और इफेक्ट क्या आया? 50।
इंटू एक्सेलरेशन। आपको इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी का मतलब बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, इसको देखो, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन देखो, ये नीचे जा रही है ना, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये नीचे जा रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 500 ज्यादा है भाई, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो फोर्स ज्यादा हुआ। तो 500 माइनस टेंशन, 500 माइनस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, 50A। आपको मैंने एक बात बताई थी, रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 500 माइनस टेंशन इज इक्वल टू इफेक्ट क्या हुआ, दिस इज इफेक्ट 50A, जो इस पे इफेक्ट आया। तो एक इक्वेशन बन गई, टेंशन प्लस 50 एक्सीलरेशन इज 500। ये बन गई हमारी 50 kg बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, 10 kg बॉडी की। आप बताइए इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है mg, मास इज 10, ग्रेविटी इज 10, 100। यहां क्या लगेगा, फ्रिक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू कितना है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 100, तो कितना हो गया फ्रिक्शन 20। अब आप क्या करिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, यहां टेंशन लग रहा है, 10 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन कह रहा है इधर चलो, फ्रिक्शन कह रहा है रुक जाओ, कितना 20। टेंशन इधर खींच रहा है और फ्रिक्शन रोक रहा है, इफेक्ट क्या आएगा, एम ए, जो भी एक्सेलरेशन है। इक्वेशन क्या आई, t minus 20 is 10, t minus 20 is 10a, मतलब t minus 10a is equal to 20। यही आई, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप टेंशन भी निकाल सकते हैं और एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं 1 and 2। भाई 1 से 2 को माइनस करो, देखो क्या है, करूं क्या या कर लोगे, t प्लस 50a इज इक्वल टू 500। ये आपके लिए सॉल्व करना पड़ रहा है वरना वैसे ही नजर आ रहा है। 10a इज इक्वल टू 20, यही आ गया। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, टेंशन टेंशन कट गया, ये आ गया 60a है ना, माइनस किया तो साइन चेंज हो गया, और ये आ गया 480। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकंड। अब आप इस 8 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे आपने इसमें रखा, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, 20 प्लस 10a, a इज 8, ये हो गया 80, तो कितना आ गया 100 न्यूटन। तो आंसर आ गया, टेंशन इज 100 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी आपको ऑप्शंस दिए, ध्यान देना, ऑप्शंस में आंसर नहीं ढूंढना, पहले अपना आंसर निकालना है, फिर उस आंसर को उन ऑप्शंस में देखना है। ये नहीं कि ऑप्शन में चेक करें ये होगा ये होगा, दैट इज अ रॉन्ग टेंडेंसी। आप पहले अपना आंसर निकालिए, फिर ऑप्शंस में चेक करिए। आई थिंक सो इट्स क्लियर। ध्यान से देखिए इसको, यू कैन कॉपी इट डाउन एंड यस, ये जो मैंने आपको मेथड अभी बताया है दैट इज ए बेसिक मेथड, कि आपका एक्चुअल मेथड क्या है, कैसे आपको सीखना है। दिस इज द लर्निंग मेथड। हम चाहे तो इसको शॉर्टकट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसको सीखिए, क्योंकि इसको बिना सीखे शॉर्टकट्स अप्लाई करना, आई डोंट सजेस्ट कि बिना सीखे आप शॉर्टकट्स अप्लाई करें। पहले चीजों को अच्छे से समझिए एंड देन अप्लाई द शॉर्टकट्स। इट्स ओके। चलिए आपको मैं लॉजिक बताता हूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से। एक्सीलरेशन जब भी कनेक्टेड बॉडीज हो, कनेक्टेड बॉडीज में ध्यान सुनिएगा, एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स, चाहे वो पुल कर रहा हो या पुश कर रहा हो। अभी मैंने नेट पुलिंग फोर्स बोल दिया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास बीइंग पुल्ड, इतना याद रखिएगा। नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास बीइंग पुल्ड। ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर एक्सीलरेशन आ जाएगा। देखिए नेट पुलिंग फोर्स में क्या, ये 500, ये खींच रहा है नीचे की तरफ, टेंशन उल्टा कर रहे हैं, ये टेंशन इधर, ये दोनों कट गए। देखिए 500, टेंशन टेंशन कट गए, इंटरनल फोर्स वैसे ही कट जाते हैं जब नेट की बात करेंगे। 500 और इधर अपोज कौन कर रहा है 20, तो नेट पुलिंग फोर्स कौन हुआ भाई 500 माइनस 20, टोटल मास 10 और 50 60, कितना हो गया 480 by 60 एंड दैट इज 8। यस और नो, देखो ध्यान से,
भाई नेट पुलिंग फोर्स फिर से देख लो, नेट पुलिंग फोर्स कितना है 500, 500 इधर खींच रहा है देखिए, और ये अपोज कौन कर रहा है 20, तो नेट फोर्स कितना हुआ 500 माइनस 20 यानी 480, टोटल मास 50 प्लस 10 60, तो 480 by 60 दैट इज 8। आगे एक्सेलरेशन, और किसी भी दोनों में से किसी भी एक की इक्वेशन लिख लीजिए, उस इक्वेशन में पुट करिए, टेंशन आपका आ जाएगा, टेंशन के लिए इक्वेशन पुट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पुली। पहले यहां तक देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पुली, तो इसका मतलब क्या है, इधर देखिए पुली को देखते हैं। भाई पुली को एक रस्सी इधर खींच रही है और एक रस्सी इधर खींच रही है पुली को, तो पुली पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, दोनों खींच रही है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसके अपोजिट ये रिएक्शन देगी, इसके अपोजिट ये रिएक्शन देगी। तो रिएक्शन ऑफ पुली विल बी व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ दिस टेंशन एंड दे आर एट 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया T√2। कैसे याद है ना, 90 डिग्री पे तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूट, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का रूट यानी T√2, तो T√2 शुड बी रिएक्शन T√2। व्हाट इज T, इस क्वेश्चन में 100 था, ये हो गया 141.4 न्यूटन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द पुली। आई थिंक सो दिस इज क्लियर फ्रॉम फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपने इस चैप्टर में बैंकिंग ऑफ रोड्स, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए प्लेन कर्व्ड रोड, वर्टिकल सर्कल, ये सारी चीजें भी कवर करनी है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो यहां तक पहले अच्छे से प्रिपेयर करिए इस वीडियो में। विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।